ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने ब्लॉक 3 को। ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे रोमांटिक क्रिटिसिज्म के बारे में। मैंने ऑलरेडी छोटा सा एक ओवरव्यू आपको जो फर्स्ट पार्ट था उसमें दे दिया था कि भाई जो हमारे रोमांटिक पोइट्स थे ना, उन लोगों की क्या क्या फीलिंग्स थी, वो किस तरीके से न्यू क्लासिकल पोइट्स को रिजेक्ट करते थे। ठीक है। तो इनके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये लोग किस पे ज्यादा एम्फोसिस करते थे? इमोशन पे, इमेजिनेशन पे एंड सब्जेक्टिविटी पे। ठीक है कि भाई सब चीज़ों में ना आपको इमोशन डालना पड़ेगा, इमेजिनेशन डालनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी जो आप इतने ज़्यादा रूल्स की एंड फॉर्म्स की ये बना देते हो ना, वो थोड़ा सा पोएट्री की जो मतलब एक वो है एसेंस है, उसको कम करती है। ठीक है। तो इट दे सेलिब्रेट नेचर, तो नेचर पे बहुत ज़्यादा आपको इनकी पोइट्रीज देखने को मिलेगी। फिर ब्यूटी, ट्रूथ एंड इंस्पिरेशन का ये सोर्स होती है जो पोइट्री होती है। फिर इन्होंने न्यू क्लासिकल जो ऑर्डर था, डेकोरम था, रैशनलिज्म था, उसको थोड़ा सा रिजेक्ट करा कि भाई इतना भी ज़्यादा हमें स्ट्रिंजेंट चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चीज़ें थोड़ा इजी चाहिए। जो कॉमन इंसान से जुड़ी हुई है, कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमें दो। ओके। तो फोकस ऑन इंडिविजुअल। ठीक है। पहले के पोइट्स ज़्यादा क्या करते थे, वो जो है कोर्टली पोएट्री लिखा करते थे। कोर्टली। ठीक है। तो कोर्टली मतलब जो कोर्ट्स में राजाओं के लिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, उनसे पैट्रनेज लेने के लिए लिखी जाती थी। ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं भाई, आप जो हमारा कॉमन मैन है उसके लिए लिखो। आई बिलीव इन स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन की भी, एकदम से जो आपके दिमाग में जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, उससे आप लिखते चले जाओ। ठीक है। ताकि आपके जो एकदम रॉ फीलिंग्स है ना, वो एक्सप्रेस हो। तो और इन लोगों को सुपर नेचुरल मिस्टीरियस चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड ये भी सबलाइन की बातें करते थे। सबलाइन मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज को ना ऑर्डिनरी तरीके से मत लिखो, थोड़ा सा उसे हटके बना दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको बना दो। चलो, इस टाइम की जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस थी वो हमारे पास आ जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इस टाइम पे 1789 से लेके 1799 तक। तो जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स थे ना, वो हमारे रोमांटिक पीरियड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा रोमांटिक पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1798 से स्टार्ट होके 1837 तक होता है। फिर इसके बाद हमारी विक्टोरियन एज आ जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है जो हमारी ये टाइम पीरियड है ना रोमांटिक एज का, ये 1798 से स्टार्ट होके 1850 तक जाता है। क्योंकि 1850 में हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसी के साथ माना जाता है कि हमारा ये रोमांटिक पीरियड खत्म हो गया। ओके। तो इसमें और क्या चीज़ हुई थी भाई, इस टाइम पे बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी। ठीक है। एंड लोगों का थोड़ा सा नेचर से कनेक्शन हटता जा रहा था। ओके। एंड फिलोसफर्स जैसे रूशो हो गए, कांट हो गए, उन्होंने भी किस चीज़ को एम्फोसाइज किया ज़्यादा? इंडिविजुअल परसेप्शन को और इमेजिनेशन को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ओके। चलो, अभी हम हमारे पास ना इस यूनिट में एक्चुअली दो मेजर लोग हैं जो क्रिटिक्स है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। और उनके अलावा एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज है। तो इन्होंने जो दो बुक्स लिखी है, हमारी वर्ड्सवर्थ की जो बुक है प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स ब्लड्स, जो कि आई थी हमारी 1798 में ही। ठीक है। एंड जो इसका ये प्रीफेस है ये एक्चुअली 1800 में आ गया था, एंड रिवाइज्ड वाला 1802 में आया था। एंड एस.टी. कॉलेज की जो हमारी बुक है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इन दोनों से ही कभी इसमें इससे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी बायोग्राफिया लिटरेरिया से आ जाएगा। तो पूरे जो हमारे 9 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें से एक क्वेश्चन जो रोमांटिक एज का आएगा वो मोस्टली किससे देखा जाता है? या तो वर्ड्सवर्थ या एस.टी. कॉलरिज। ठीक है। बहुत ही रेयरली हुआ है कि हमारा पी.बी. शेली का आया है, बहुत रेयरली, आई थिंक एक बार एक क्वेश्चन आया था। तो हम फिर भी एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो इस बार ही वो चेंज कर दे, है ना, वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज ना पूछ के पी.बी. शेली पूछ ले। चलो, तो इनके क्या आइडियाज़ थे इस बुक के अंदर, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें लिखी है। एक तरीके से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इंग्लिश रोमांटिसिज्म में। सबसे पहले तो ये आपको बात याद रखनी है। फिर ये जो न्यू क्लासिकल आइडियाज़ थे ना, उनको रिजेक्ट करते थे कि भाई उनके तरीके गलत है, उनको अपोज़ करते थे। फिर इन्होंने जो पोएट्री की डेफिनेशन दी है वो आपको याद रखनी है। तो ये बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स पोएट्री के अंदर होनी चाहिए। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन,
रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, पीस के अंदर जो है हमें जो इमोशंस हमारे हम जन्म लेते हैं, मतलब एक तरह से जो हमारी पावरफुल फीलिंग्स है वो एकदम से जैसे भी ओवरफ्लो कर रही है, उसे हमें साथ के साथ लिखते जाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से हम लिख पाएंगे। ओके, it means poetry originates in deep emotion, later contemplated calmly and expressed in poetic form. ओके, ये उसी की जो डेफिनेशन है उसी का मीनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पोइट्री है वो किस किस चीज़ से जुड़ी हुई होनी चाहिए? इट शुड फोकस ऑन एवरीडे लाइफ, कॉमन पीपल एंड सिंपल रूरल सेटिंग होनी चाहिए पोइट्री के अंदर हमारी। जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रैंड सी चीज़ हो ना, उसको थोड़ा सा ये रिजेक्ट करते हैं। मतलब आप ऐसे रूल्स के ऊपर या फिर फॉर्म्स के ऊपर या फिर स्टाइल के ऊपर, है ना, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज ना करके जो उसका मेन डीप इमोशन है उसको कैच करो, ताकि वो कॉमन लोगों की भाषा बने। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी पोइट्री के अंदर डाल दिए एंड लोगों को समझ में आ ही नहीं पा रही है, तो लोग जब समझेंगे नहीं उसे तो कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इनका यही कहना था, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल शुड बी यूज्ड, क्लियर सिंपल सिंसियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्नामेंटेड नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए आपकी पोइट्री कि आपने सारा का सारा ध्यान किस पे दे दिया कि भाई दुनिया भर के यूनिक वर्ड्स उठा के अपनी पोइट्री में डाल दो और उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दो कि कुछ समझ ही ना पाए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इन्होंने कही थी? फंक्शन ऑफ पोइट्री इन्होंने दिया अपने बुक के अंदर कि जो पोइट्री है ना वो ऑटोमेटिकली दो चीज़ें कैरी करती है। एक तो एस्थेटिक वैल्यू, मतलब जो पढ़ने वाला है उसे अपने आप जो है प्लेजर मिलेगा पढ़ते टाइम, क्योंकि वो उस इमोशन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दूसरा जो है मॉरल पर्पस भी हर पोइट्री अपने अंदर रखती है। ह्यूमन सिंपैथी पढ़ाती है, मॉरल वैल्यूज पढ़ाती है एंड नेचर के टुवर्ड्स लव पढ़ाती है। ठीक है, तो पोएट का क्या रूल होता है इसमें? देखो, पोएट जो है इन्होंने बोला कि अ मैन स्पीकिंग टू अनदर मैन, इस तरह से इन्होंने पोएट को देखा है। बट उस पोएट के अंदर कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज होती है, जैसे वो थोड़ा ज़्यादा लाइवली होगा, है ना, सेंसिबिलिटीज में, एंड थोड़ी सी उसकी ज़्यादा ग्रेटर नॉलेज होएगी नेचर को लेके, ह्यूमन नेचर के बारे में और नॉर्मल नेचर को लेके, एंड ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सोल होगी, मतलब वो चीज़ों को समझ ज़्यादा अच्छे से सकेगा। Okay, so poet's task is to observe, feel, reflect, and then creatively communicate human emotions and experiences. तो जो पोएट का क्या काम है भाई? पहले खुद से ऑब्जर्व करो दुनिया को, फिर फील करो, महसूस करो, फिर अपनी पोम्स के अंदर उसे रिफ्लेक्ट करो। ओके, तो इस तरीके से आपकी पोम्स जो है चलनी चाहिए। और ये किसको रिजेक्ट करते हैं? ये न्यू क्लासिकल जो पोएटिक रूल्स थे ना उनको रिजेक्ट करते हैं कि भाई आपने जो इतने हार्डकोर स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं जॉनरास को लेके, डेकोरम को लेके, क्लासिकल रेफरेंसेस जो आप देते थे, न्यू क्लासिकल हमारे क्या लोग कहते थे कि भाई जो क्लासिकल टाइम पीरियड पे जो प्लेटो का, यहाँ पे प्लेटो ने तो नहीं लिखे, होरेस, ठीक है, और इस टाइम पे और कौन था? होमर, है ना, होमर काफ़ी फेमस थे। तो इन लोगों के जो वर्क्स थे इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे रूल्स फॉलो हुए होते थे, बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए जाते थे। तो इनका रेफरेंसेस हमारे न्यू क्लासिकल के पोएट्स है वो देते हैं। कौन कौन आ जाते हैं हमारे न्यू क्लासिकल पोएट्स? हमारे न्यू क्लासिकल पोएट्स में आ जाएंगे मेनली जॉन ड्राइडन, एंड और कौन आ जाएगा? हमारे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पोप। तो ये दोनों ही दोनों ही हमारे सटायरिस्ट भी थे बहुत बड़े। तो इन लोगों को जो है ये बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने जो इतनी ज़्यादा क्लासिकल रेफरेंसेस का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फिर नॉलेजेबल या फिर विटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, हमारी आज की जनता को उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी जनता को चाहिए कि भाई सारी चीज़ें नेचुरल हो। ओके, तो रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन, तो ये आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन को जो है रिजेक्ट करते हैं, जो बहुत ही स्टिफ सी लगती है, ग्रैंड होती है एंड अफेक्टेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे कौन से पोएट की थी? अलेक्जेंडर पोप की थी। तो ही बिलीव्ड सच लैंग्वेज एलियनेटेड पोएट्री फ्रॉम रियल लाइफ, तो रियल लाइफ से ऐसी पोएट्री जो है डिस्कनेक्ट करती है लोगों को। कि आप मान लो आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर कभी वेस्टलैंड पढ़ी हो,
वेस्टलैंड अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इसको पढ़ने के लिए ही आपको बहुत सारे रेफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे कि इसे समझे कैसे। वैसे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसके पीछे का आइडिया। बट मैं यहाँ पे आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि हर इंसान उस पोइट्री से ना, उस पोम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर उस पोम का फ़ायदा ही क्या है, उसका जो मैसेज है वो डिलीवर ही नहीं हो पाएगा। ओके। और क्या क्या चीज़ें इन्होंने रिजेक्ट करी, हीरोइक एंड कोर्टली सब्जेक्ट्स। इन्होंने बोला कि भाई नॉर्मल इंसान की बातें लिखो, ऑर्डिनरी जो कॉमन मैन है, एंड जो कोर्टली सब्जेक्ट्स है, ठीक है, मतलब अपना जो राजा है, किंग को जो है आप खुश करने के लिए ज़्यादा पोम्स मत लिखो। ओके। एंड हीरोइक पोइट्री ज़्यादा मत लिखो, मतलब उन्हें नेचुरल रखो, जो जैसा इंसान होता है रियल वर्ल्ड में वैसा दिखाओ। ऐसे कुछ ओवर द टॉप जाके उनमें ऐसे मतलब सुपर नेचुरल क्वालिटीज मत ऐड करो। कॉमन लाइफ, ऑर्डिनरी इमोशंस एंड रूरल सिंप्लिसिटी, इन चीज़ों को ये प्रमोट करते थे। तो दे वैल्यू इमोशन, नेचर, सिंप्लिसिटी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो कि है हमारे कॉलरिज, एस टी कॉलरिज। इनका भी जो रोल है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। तो इन दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं, किसी को भी ये लोग पूछ सकते हैं। इनका जो ये वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। ये कब आया था? 1817 में आया था, ठीक है। तो ये किसको दिखाता है? पर्सनल रिफ्लेक्शंस, कि भाई इनकी पर्सनल जो मतलब लाइफ है, सोच है, उसको दिखाएगा। लिटरेरी थ्योरी इसमें बताई गई है, फिलोसफी है। क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स, काफ़ी सारे जो उसी टाइम के और ज़्यादा राइटर्स थे उनकी क्रिटिसिज्म करी गई है इन्होंने अपने इस वर्क के अंदर। एंड ये भी एक तरह से पोएट्री के बारे में आइडियाज़ देते हैं, इमेजिनेशन, पोएटिक लैंग्वेज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म देते हैं। ओके। तो कॉलरिज ने अपना जो इनका बहुत ज़्यादा मेजर वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके अंदर जो है दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हमें, ठीक है। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो ये बोलते हैं कि जो इमेजिनेशन है ना वो भी दो तरह की होती है। तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो सब लोगों के पास होती है, ठीक है, जिससे वो जो है दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये दुनिया कैसे रन करती है। तो सेंस ऑफ रियलिटी सबके अंदर होती है। तो एवरी ह्यूमन माइंड टू परसीव द वर्ल्ड, इट्स द एबिलिटी। ओके। सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है, ये थोड़ी सी स्पेशल होती है, जो कि सिर्फ किसके पास होगी? आर्टिस्ट के पास होगी, जो कोई इंसान बहुत क्रिएटिव है उसके पास होगी। सो एंड ये कॉन्शियस होती है। जो हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन होती है ये अनकॉन्शियस होती है। तो ये अनकॉन्शियसली जो है हर इंसान के पास होती है। एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन कॉन्शियस होती है, ये हमें खुद से डेवलप करनी होती है, क्रिएटिव लोगों के पास होती है। आर्टिस्टिक इमेजिनेशन होती है पोएट की। ओके। सो इट रीशेप्स एंड ट्रांसफॉर्म्स रियलिटी बाय डिसॉल्विंग एंड रिकम्बाइनिंग एलिमेंट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड मीनिंगफुल। तो ये लोग क्या है, कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल जनरेट कर सकते हैं, जो प्राइमरी इमेजिनेशन से इन्हें जितना भी मतलब ज्ञान मिला है। ओके। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती प्राइमरी इमेजिनेशन के ऊपर ही है। बट उसी को ही ये और ज़्यादा समझ के उसके ऊपर और गहराई से सोच विचार करके उससे कुछ और नया मीनिंग डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये फैंसी है ये सबसे ज़्यादा लो में इन्होंने काउंट किया है, क्योंकि फैंसी का काम ये है सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों को एक साथ रखना। ओके। सो एन inferior mechanical faculty that simply combines existing images and memories without transforming them। कि भाई जो बहुत सारे पोइट्स ऐसा होते हैं ना, जो वो सारी की सारी चीज़ें जो दुनिया की है वो बहुत सिंपल तरीके से सामने आपके प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पावर होल्ड नहीं करते, इमेजिनेशन होल्ड नहीं करते, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो आपको दुनिया का ऑर्डर है वो बता के सामने आपके रख दिया है। तो ये मैकेनिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल रीऑर्डरिंग ऑफ द सेम things that you have observed from your primary imagination। Okay। So fancy is a mode of memory emancipated from the order of time and space। जो भी आपने चीज़ें ऑब्जर्व करी है उसके बेसिस पे आपने जो चीज़ क्रिएट करी, ओके, वो ही हमारी फैंसी मानी जाएगी। मैकेनिकल फैकल्टी है, ये इंफीरियर होती है, इसमें कुछ भी क्रिएटिव पावर नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कई बार, इसको याद रखना। फैंसी क्या है, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है। अब
जो हमारे कॉलरिज है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स में लिखा है ना, इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा नेगेटिव उसकी बातें बताते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर दी। तो ये बोलते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ का क्लेम था ना कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री जो है बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी मैन के हिसाब से लिखी जानी चाहिए, ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए लिखी जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में ऑर्डिनरी मैन को रख के नहीं लिखनी चाहिए हमें। एंड ये भी एलिवेटेड होनी चाहिए, ठीक है, जो ऑन द सब लाइन हमने पढ़ा ना, वो ही बात करते हैं कि एलिवेटेड होनी चाहिए, इंसान को आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवाना चाहिए, इमेजिनेटिव होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। ओके। एंड ये इसकी भी बात करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ रस्टिक लाइफ से ही मत जोड़ो पोएट्री को, आप जो है दुनिया का हर एक एस्पेक्ट उसमें इंक्लूड करो, ठीक है। सो ही हैज़ आस्क्ड टू एड्रेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन इंसान की कॉमन सी लाइफ को ही आप अपनी पोइट्री के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, यू शुड इंक्लूड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड, जो भी चीज़ें आपने प्राइमरी इमेजिनेशन से ऑब्जर्व करी है। तो इनकी डेफिनेशन जो पोम की है वो क्या है, अ स्पीसीज ऑफ कंपोजिशन opposed to works of science whose immediate object is pleasure, though it may impart moral or philosophical truths incidentally। तो ये बेसिकली वर्क ऑफ साइंस से अपोज होते हैं, कंपोजिशन की स्पीसीज है ये एक तरह की, whose immediate object is to give pleasure, बेसिकली उसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्लेजर देना, जो रीडर है उसको एकदम से बहुत अच्छा फील होना, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और अपने आप ही इसके अंदर से मॉरल वैल्यू निकल जाती है और फिलोसफिकल ट्रुथ जो है अपने आप ही इंसिडेंटली उससे जो है एलिसिट होता है। ओके। ही emphasized that the parts of poem should be harmoniously arranged to produce a unified pleasurable whole, कि ऐसा पोम का जो है ना इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो हारमोनियसली रिटर्न होना चाहिए एंड यूनिफाइड वर्क होना चाहिए, उसके अंदर एक होलनेस होनी चाहिए, ओके, एंड प्लेजरेबल होना चाहिए वो। और इन्होंने जो है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात की है। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है, बहुत ही फेमस इनका कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, जो बोलता है कि भाई आपको जो है ना किसी लिटरेचर को एंजॉय करने के लिए जितना भी उसके अंदर सुपरनेचुरल चीज़ें यूज़ हुई है उन पे कुछ टाइम के लिए बिलीव करना पड़ेगा, जो आपको बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि ये सब चीज़ें सच नहीं है, बट जान मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो जो हॉरर की मूवी है ना, अगर आप बार बार ये सोचते रहोगे कि ये सब तो चीज़ें सच ही नहीं होती, सच ही नहीं होती, तो आप उस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। थोड़े टाइम के लिए तो आपको अपना जो डिसबिलीफ है उससे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, यही इनके इस आइडिया का मीनिंग है कि डिसबिलीफ को आप थोड़े टाइम के लिए बिलीफ में कन्वर्ट कर दो कि हाँ ये चीज़ें सच होती है, तब आप उस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टू अप्रिशिएट वर्क्स लाइक कॉलरिज ओन द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर। तो जो इनका ये वर्क है ना, द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, इसके अंदर भी इस तरह की सुपर नेचुरल चीज़ें होती है। जो मैरिनर है हमारा, वो सेलर होता है एंड वो शिप पे जाता है एंड एक एल्बेट्रॉस बर्ड को जो है मार गिराता है, फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहर बरस जाता है नेचर का, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसमें सुपरनेचुरल चीज़ें हैं। अब कोई इंसान जो इन सब चीज़ों को नहीं मानेगा, उनको इनकी पोम में वो जान नहीं लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा क्या बकवास लिखा है। लेकिन अगर जो इंसान ने अपने डिसबिलीफ सारे साइड रख दिए तो उनको इनका यही वर्क बहुत ही वंडरफुल लगेगा। फिर ये जो है शेक्सपियर को भी डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो जो न्यू क्लासिकल हमारे क्रिटिक्स आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो हमारे शेक्सपियर है वो यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को तोड़ते हैं, हमेशा इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, एंड ये ट्रेजिक को और कॉमिक एलिमेंट्स को भी मिक्स कर देते हैं, ये भी ये गलत करते हैं। बट जो कॉलेज है वो कहते हैं कि एक प्ले को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना उसको ह्यूमन नेचर और इंसान के दिमाग कैसा काम करता है उसको दिखाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द मैकेनिकल रूल्स, ठीक है। तो आपको ये यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस, इनसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा मैटर करता है यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन और इमोशनल इफेक्ट, ओके। तो जो स्ट्रिक्ट
स्ट्रक्चरल यूनिटीज़ है उनसे ऊपर रखा है इन्होंने यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन को और इमोशनल इफेक्ट को। तो शेक्सपियर की जो ग्रेटनेस है वो किस में लाई करती है, वो साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमेजिनेटिव पावर में। जो उनके कैरेक्टर्स हैं हैमलेट, मैकबेथ एंड लियर, इस तरह के कैरेक्टर्स लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, फिर चाहे वो ये सारे आपकी यूनिटीज़ को फॉलो करे या ना करे। ओके। एंड इन्होंने यही सारी चीज़ें कह के जो है डिफेंड किया है रिजिड क्लासिकल रूल्स टू रोमांटिक प्रिंसिपल्स टू ऑर्गेनिक फॉर्म एंड इमोशनल ऑथेंटिसिटी। तो इन्होंने अपना जो ये रोमांटिक क्रिटिसिज्म है इसमें बोला कि रिजिड क्लासिकल रूल्स नहीं होने चाहिए, सेम ऐसे ही जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था, ठीक है। ऑर्गेनिकली वो लिखा जाना चाहिए और इमोशनली ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, एक तरह से इन्होंने जो थ्योरी दी है इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी, ये कॉर्नर स्टोन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारा रोमांटिक एस्थेटिक्स की, ठीक है। फिर इन्होंने शेक्सपियर को डिफेंड किया है एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि किस तरीके से वर्ड्सवर्थ के भी कुछ कुछ पॉइंट्स गलत थे। सो आई होप आपको एस टी कॉलरिज के जितने भी बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर पॉइंट्स है वो समझ में आ गए हो एंड आप इजीली इससे 20 मार्क्स का आंसर कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पीबी शैली के ऊपर। इनका भी इम्पोर्टेंट वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो ये वर्क इन्होंने लिखा था 1821 के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये पैशनेट रोमांटिक एसे है एक तरह का, एंड इसमें भी इन्होंने क्या किया है, पोएट्री को डिफेंड किया है। आपको पता है इनके जो विचार है बहुत थोड़े से ही प्लेटो से मिलते हैं। प्लेटो से मिलते हैं किस वे में मिलते हैं, ये नहीं कहते कि ये प्लेटो की वूस वाली सोच से नहीं वाकिफ है कि भाई जो हमारे पोएट्स होते हैं वो दुनिया में मतलब डिसऑर्डर कर रहे हैं या फिर मॉरल वैल्यूज़ के लिए ये हार्मफुल है पोएट्री, उससे नहीं इनका कुछ भी लिंकअप। ये मानते हैं कि जो पोएट्री है ना वो बहुत ही डिवाइन चीज़ है, मतलब ऑर्डिनरी इंसान के दिमाग में इतनी आसानी से आ भी नहीं सकती। सेम बात हमारे प्लेटो ने भी कही थी ना लास्ट में, कौन सी बुक में, आयन एंड फेड्रस नाम की जो एक बुक थी, है ना। उन्होंने इन दो बुक्स में क्या बोला था कि कुछ कुछ लोगों के अंदर वाकई में जो है म्यूजिक की आत्मा आ जाती है एंड वो वाकई में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड पोएट्रीज लिख देते हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो अच्छी हो सकती है, बट उसमें भी रैशनैलिटी की कमी होगी, रैशनैलिटी की उसमें कमी होगी। तो हमारे पीबी शैली ने यही पॉइंट उठाया है इनका कि आपकी जो पोएट्री है वो किसी भी कॉमन इंसान से इतनी आसानी से नहीं लिखी जाएगी, कुछ ना कुछ डिवाइन पावर तो उसके अंदर डेफिनेटली इन्वॉल्व है। देखो इन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए हैं कि भाई जो पोएट्स है ना वो एक तरह से एन एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स है, कि भाई ये लोग ना हमारी सोसाइटी इन्हें ऐसे नहीं देखती कि ये सोसाइटी के अंदर जो है नॉर्म्स सेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ही इनडायरेक्ट वे में, बहुत ही इनफॉर्मली ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारी सोसाइटी को, ठीक है। तो ये क्या शेप करते हैं, मॉरल वैल्यूज़, एम्पैथी जगाते हैं, इंस्पायर करते हैं सोशल चेंज को, ठीक है। और सोसाइटी फॉर्मली तो वो सब चीज़ें रिकग्नाइज नहीं करती इनका इन्फ्लुएंस, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाती है पोएट्री एंड इमेजिनेशन। तो ये भी मानते हैं कि इमेजिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्रिएटिविटी के लिए, मॉरल प्रोग्रेस के लिए, ओके। तो इमेजिनेशन क्या करती है, पोएट्री को और ज़्यादा रिफाइन करती है, इमोशन, ह्यूमन इमोशंस को, एंड इट फॉस्टर्स सिंपैथी। एंड ये सिविलाइज करने का भी रोल प्ले करती है पोएट्री कि भाई इंसान को ना और ज़्यादा इंसान बनाएगी, जानवर नहीं बने रहने देगी, तो हमारी सोल को भी अपलिफ्ट करती है एंड मॉरल अवेयरनेस जगाती है, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक विजन है इनका, जो सेम मैंने बोला कि डिवाइन एंड इटर्नल फोर्स को ये मानते हैं कि पोएट्री क्या प्रेजेंट करती है कि जैसे कोई डिवाइन और इटर्नल फोर्स है, सुपीरियर टू कोल्ड रैशनलिज्म एंड मटेरियलिज्म। तो ये इसमें नहीं बिलीव करते कि भाई रैशनल है या मटेरियलिस्टिक है पोएट्री, नहीं। ये बोलते हैं कि जो प्लेटो ने ये बात कही ना कि भाई इटर्नल डिवाइन फोर्स के थ्रू ही हमें पोएट्री नसीब होती है, जो इंसान लिख सकता है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड ये भी रोमांटिक बिलीफ में, ये भी किस चीज़ में बिलीव करते हैं, ब्यूटी एज ट्रुथ, कि जो सुंदरता है वही सच्चाई है। ओके, सो आई होप आपको इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो गए हो। फाइनली वी हैव रीच द एंड
सो अलविदा कहने का समय आ गया है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना।